हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विनर क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जीएस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा ब्रह्मांड और सौरमंडल। इस टॉपिक से प्रत्येक परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न देखने को अवश्य मिलते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, जब पसंद आया तब लाइक करना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि अपना ब्रह्मांड क्या होता है। तो पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, तारों एवं आकाश गंगाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे ब्रह्मांड कहते हैं। ये ब्रह्मांड पूछ लिया जाएगा कि ब्रह्मांड किसके अंतर्गत आता है, तो आप बताओगे कि पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों एवं आकाश गंगाओं का जो समूह होता है उसी को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जो होता है कि इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो जो इसका अध्ययन होता है, इसके अध्ययन को हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को अपन लोग क्या कहते हैं भाई? तो इसके अध्ययन को हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। जैसे साइंस की 3 कैटेगरी होती हैं। जैसे हम लोग पृथ्वी की भौतिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, तो वो साइंस की किस कैटेगरी के अंतर्गत करते हैं? तो फिजिक्स होती है, यानी भौतिक विज्ञान। रसायनों का अध्ययन हम लोग करते हैं तो उसे बोलते हैं रासायनिक विज्ञान, यानी केमिस्ट्री। और जीव जंतुओं का जो अध्ययन करते हैं उससे बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग ग्रह, उपग्रह यानी कि ब्रह्मांड और सौरमंडल का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना भाई, ये बात आपको याद रखनी है। अगला दोस्तों हम लोग बात करते हैं, आगे दोस्तों हम लोग जो बात करते हैं वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी कि ब्रह्मांड कैसे बना, इसके बारे में कई सारे सिद्धांत हमारी बुकों में दिए हुए होते हैं। लेकिन मेनली हमको पढ़ना जो है वो केवल अपने 4 सिद्धांत ही पढ़ना है। जिसमें सबसे पहला हमारा आता है महाविस्फोट सिद्धांत, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं आगे आपको डिस्कस कराऊंगा कि ये बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत क्या होता है। नेक्स्ट जो दूसरा सिद्धांत होता है वो होता है हमारा स्फीत सिद्धांत। ये स्फीत सिद्धांत दूसरा हो गया। तीसरा जो हमको पढ़ना है वो है स्थिर अवस्था संकल्पना। और चौथा जो आता है वो आता है दोलन सिद्धांत। अब यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये सिद्धांत थे, आखिर इन सिद्धांतों को सर्वप्रथम किसने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले किसने बताई थी। तो बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत जो है उसको सबसे पहले दोस्तों वो एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने बताई थी। एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने बताई थी। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा है यानी स्फीत सिद्धांत, उसको जो है अलेन गुथ ने बताया था। और जो तीसरा आता है हमारा स्थिर अवस्था संकल्पना, इसको 3 लोगों ने बताया था। लेकिन जो हमको ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो मेनली 2 ही लोगों के बारे में पूछा जाता है। एक तो थॉमस गोल्ड थे और दूसरे हरमन बांडी थे। ठीक है ना। और अगला दोस्तों जो आता है वो आपका आता है दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जो किया था वो आर्थर एडिंगटन ने किया था। ठीक है भाई। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार एसएससी में पूछा भी गया था कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कौन है। 4 ऑप्शन दे दिएंगे आपको, उसमें से आपको सही टिक करना है कि जो आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक हैं वो हैं हमारे कॉपरनिकस। ठीक है ना भाई, कौन है? कॉपरनिकस। नेक्स्ट जो कॉपरनिकस हैं ये तो आधुनिक के हो गए। लेकिन अगर दोस्तों पूछा जाएगा कि नवीन खगोल शास्त्र के जनक कौन है, तो वो भी आपको याद रखना है। अभी मैं आगे बताऊंगा। अगला दोस्तों जो हमारा आता है कि ग्रही कक्षाओं की खोज। जो ये ग्रही कक्षाएं होती हैं जिसमें क्या कहते हैं, जो हमारी ग्रह होते हैं ये जब जहाँ पर रहते हैं, एकत्र रहते हैं, उसकी कक्षा की खोज जो थी उसको केपलर ने किया था। और केपलर को ही नवीन खगोल शास्त्र के जनक माना जाता है। केपलर जो हैं इन्हीं को नवीन खगोल शास्त्र के जनक माना जाता है। और अगर पूछा जाएगा कि ग्रही कक्षाओं की खोज केपलर ने कब की, तो ये 16वीं शताब्दी में की थी। ठीक है ना भाई, ये किस में की थी? 16वीं शताब्दी में। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना। अगर नवीन खगोल शास्त्र के जनक पूछा जाएगा तो हो जाएंगे आपके केपलर, और अगर आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक पूछा जाएगा तो वो आपके हो जाएंगे कॉपरनिकस। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, यानी कि बिग बैंग थ्योरी। देखिए, अगला जो हमारा होता है वो है महाविस्फोट सिद्धांत। इसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और याद रखना,
इस सिद्धांत को सबसे पहले जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। ठीक है ना भाई। अब देखो, आधुनिक समय में जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत क्या था, तो वो था महाविस्फोट सिद्धांत। अब ये महाविस्फोट सिद्धांत कैसे हुआ, तो हमारे जो ब्रह्मांड में थे वो कई सारे पदार्थ जो थे वो चक्कर लगाया करते थे। तो उन पदार्थों का अपना घनत्व बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया कि उनका घनत्व इतना बढ़ गया कि उनमें विस्फोट हो गया। तो उस विस्फोट को हम लोग क्या बोलते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत। और इसी सिद्धांत को हम लोग आधुनिक समय में सर्वमान्य मानते थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी से हुई है। अगला दोस्तों पॉइंट आता है कि इसे ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। ये जो महाविस्फोट सिद्धांत है इसको कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ब्रह्मांड परिकल्पना किसे कहते हैं। तो याद रखना, ब्रह्मांड परिकल्पना या बिग बैंग थ्योरी या फिर महाविस्फोट सिद्धांत, तीनों चीज़ें आपकी एक ही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि इसका प्रतिपादन, ये तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना, कि इसका प्रतिपादन किसने किया, तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया। अगला हमारा आता है कि अत्यधिक अपकेंद्रण के कारण क्या हुआ, निर्माण हुआ। अपकेंद्रण और घनत्व के कारण ही क्या हुआ कि महाविस्फोट सिद्धांत का निर्माण हुआ। ठीक है भाई। अगला करते हैं हम लोग कि आकाश गंगा व निहारिका क्या होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है पेपर में कि आकाश गंगा जो है वो क्या है। तो आपको बताना क्या है, आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है, यानी कई तारे जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, उनके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। पहला पॉइंट आता है कि आखिर में आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ। तो अभी मैंने आपको पीछे स्लाइड में बताया है कि आकाश गंगा का निर्माण पदार्थों के एकत्र होने से हुआ है। जब पदार्थ हमारे एकत्र हुए तो विस्फोट हुआ और कई पदार्थ इधर उधर छितर वितर हो गए हैं, तो उनसे ग्रह भी बने हैं। तो इसी को हम लोग वहाँ से आकाश गंगाएं भी बनी हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं कि इसकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। जो इसकी दूरी है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक नहीं होता है, ये पॉइंट याद रखना। अगला पॉइंट आता है कि निर्माण की शुरुआत, जब इसकी निर्माण की शुरुआत हुई थी वो किस चीज़ से हुई थी, तो निर्माण की शुरुआत इसकी हाइड्रोजन गैस से हुई, जिसे निहारिका कहा जाता है। इंग्लिश में इसे हम लोग नेबुला भी बोलते हैं। और ये जो आपका नेबुला होता है दोस्तों, ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, कुहासा होता है। ये पॉइंट पूछ लेता है कि नेबुला का अर्थ क्या होता है, तो नेबुला का अर्थ होता है कुहासा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो हिंदी में इसको निहारिका बोलते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग कि निहारिका का अपना प्रकाश नहीं होता है, यानी जो आपका नेबुला है, कुहासा है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के सबसे निकट निहारिका। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पृथ्वी के सबसे निकट निहारिका कौन है, तो वो है आपका एंड्रोमेडा। कौन सा है भाई, एंड्रोमेडा पृथ्वी के सबसे निकट निहारिका है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यह भी इम्पॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष की सबसे हल्की निहारिका कौन सी है, तो अंतरिक्ष की सबसे हल्की निहारिका जो है वो है ओरियंस स्वार्ड। ठीक है ना, कौन सी है भाई, ओरियंस स्वार्ड है। नेक्स्ट दोस्तों जो अगला है हमारा पॉइंट वो है मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या है, तो इसको समझ लेते हैं कि सौर परिवार के समूह को क्या बोलते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। अब सौर परिवार कौन सा, सौर परिवार मतलब जिसमें सूर्य, ग्रह, पृथ्वी और हमारी क्या आती हैं भाई, जो हमारी आकाश गंगाएं आती हैं, उनके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। एक मंदाकिनी जो है वो 24 आकाश गंगाओं के समूह से बनी होती है। मतलब कि इसमें जो होता है 24 गुना, आकाश गंगा से 24 गुना ज़्यादा तारे पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि इसका आकार सर्पिल है, मतलब इसका आकार सांप के आकार का है। इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं पाई जाती हैं। इसका विस्तार 80,000 प्रकाश वर्ष है। इसका टोटल विस्तार जो है वो 80,000 प्रकाश वर्ष है। अगला है हमारा कि इसके केंद्र को हम लोग वल्ज कहते हैं। इसके केंद्र को क्या कहते हैं भाई, तो वल्ज कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा कि इसके केंद्र से सूर्य की दूरी, ये भाई मोस्ट आईएमपी प्रश्न है कि इसके केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है, तो 32,000 प्रकाश वर्ष है। इसके जो आपका ये होता है मंदाकिनी, इसके केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं। तो कह लिया जाए बल्ज से प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होगी सूर्य तक की, तो वो होगी आपकी 32,000 प्रकाश वर्ष।
आगे दोस्तों बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो उससे पहले हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जो आपका बेबी बूम है एक ऐसी मंदाकिनी है, जो बेबी बूम है एक ऐसी आकाश गंगा है जो मंदाकिनी से काफ़ी दूर है। मंदाकिनी से काफ़ी दूर है, इसे हम लोग तारे बनाने वाली मशीन की संज्ञा देते हैं। सीधे क्वेश्चन पेपर में आया था कि तारे बनाने वाली मशीन को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग बेबी बूम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना भाई। अब हम बात कर लेते हैं अपने ध्रुव तारा की। तो ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव खड़े व्यक्ति के ठीक ऊपर स्थित होता है। जो ध्रुव तारा है तो पृथ्वी की जो उत्तरी साइड में व्यक्ति खड़ा होगा उसके ठीक ऊपर स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये तो कॉमन सी बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके किरणों के आयतन व आधार पर पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया गया है। पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किसके आधार पर किया गया, तो वो आपका किया गया है भाई ध्रुव तारा के किरणों के आयतन के आधार पर। ठीक है ना भाई। अगला पॉइंट है हमारा कि यह तारा पृथ्वी से 7000 प्रकाश वर्ष दूर है। यह तारा पृथ्वी से 7000 प्रकाश वर्ष दूर है, सॉरी 700 प्रकाश वर्ष दूर है। और ये कहाँ, तो उर्सा माइनर या जटिल बियर तारा का समूह है। ये आपका उर्सा माइनर या फिर जटिल बियर तारा का समूह है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्वाति प्रकाश का प्रथम तारा है जिसे वर्ष 1635 में देखा गया था। जो देखा गया था वो मात्र आपका पहला तारा कौन सा था, स्वाति प्रकाश तारा था। इसको कब देखा गया, तो इसको दूरबीन की सहायता से देखा गया। जब 16वीं शताब्दी में गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया तब इस तारे को देखा गया। और पहला तारा कौन सा है, तो वो स्वाति है। नेक्स्ट दूसरा तारा देखा गया, लेकिन उसके देखा नहीं गया, उसकी फोटो भी क्लिक की गई, तो उस तारा का नाम था आपका अभिजीत। अभिजीत आकाश का प्रथम ऐसा तारा है जिसको वर्ष 1850 में फोटो लिया गया था। ठीक है ना भाई, इसको क्या लिया, फोटो लिया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इतना सीखा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अंतरिक्ष की माप इकाइयाँ और इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के